कौन सा? अच्छा बताएं। Center of mass of a system of particles आज का तारीख हुआ 15 से 25 के बीच में आप लोग का टेस्ट होगा, सब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है, जिसमें लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी पावर एंड कॉलिजन ये आएगा। आप लोग लिख लीजिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर एंड कॉलिजन। और सेंटर ऑफ मास भी लिख लो, ताकि सेंटर ऑफ मास तो 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। मैं बाद में बताऊंगा ना। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास खत्म हो जाएगा। लिख लिए आप लोग। देखिए, ये मान लीजिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। ये x है, ये y है, ये z है। ये 3 डायमेंशनल बॉडी है। मान लिया जाए ये पार्टिकल है 1, इसका मास m1 है और इसका पोजीशन वेक्टर r1। ये मान लीजिए पोजीशन वेक्टर r2 है, ये पार्टिकल 2 है, इसका मास m2 है। ये थर्ड पार्टिकल है, इसका पोजीशन वेक्टर r3 है। ये nth पार्टिकल है, इसका पोजीशन rn है। तो इतने पार्टिकल्स हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं होगा। तो मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास ये है। ये है RCM कहो। और इस सेंटर ऑफ मास, इसका मास मानते हैं m। टोटल मास क्या है? समेशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स 1 से लेकर n तक। सेंटर ऑफ मास पे क्या समझेंगे? सभी टोटल मास ऑफ द बॉडी इज लोकेटेड देयर। अच्छा, 1 जो है पोजीशन वेक्टर तो ये है 1 का, और इसका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। 2 है, इसका पोजीशन वेक्टर है r2, इसका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है दिस वन। 3 है, इसका पोजीशन वेक्टर ये है x3 y3 z3।
nth पार्टिकल का है Rn, Xn, Yn, Zn, और सेंटर ऑफ मास जो है इसका पोजीशन है Rcn, और इसका लिखेंगे Xcn, Ycn, Zcn, ताकि जगह वहां कम था इसीलिए अलग में लिखे। लिखोगे द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास the position vector of center of mass in terms of R1 vector, R2 vector, R3 vector, Rn vector is given by M1 R1 plus M2 R2 plus M3 R3 dot plus Mn Rn divided by M1 plus M2 M3 Mn. नीचे में क्या हो गया, यहाँ पे इसका क्या मतलब है, टोटल मास डेल्टा एम का मतलब क्या हुआ, इसी को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखे हैं M3 प्लस ये टोटल मास को ही कितना लिखे हैं, कैपिटल है, ये समेशन ऑफ M। तो ऊपर में नीचे में तो टोटल मास हो गया, इसको लिखते हैं 1/m, और इसको समेशन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, mi ri वेक्टर, इसका समेशन i 1 से लेकर के n तक। एक फॉर्म ये है और कॉम्पैक्ट फॉर्म ये है। इसको कहते हैं 1a, इसको कह रहे हैं 1b। 1b एक्सटेंडेड फॉर्म है, 1b कॉम्पैक्ट फॉर्म है। तो ये वेक्टर फॉर्म है, ये क्या है, ये दोनों इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में। अब हम लोग कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे द अबव इक्वेशन can be written in component form as। तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या है, Xn। R1 जिस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, x1 है। आपके कॉपी में लिखा हुआ 1 का कितना है
m1 x1, दूसरे का m2 x2, तीसरे का m3 mn xn डिवाइडेड बाय m1 m2 m3 प्लस mn। और यहाँ पे इसको इधर राइट हैंड साइड लिख रहे हैं, नीचे में टोटल मास हो गया और इसको समेशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा mi xi, i इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। ये कंपोनेंट्स फॉर्म है, स्केलर फॉर्म में। इसी तरह से सिमिलरली YCM अगर लिखना है तो M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 प्लस MN YN बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस mn। इसको लिखेंगे 1 बाय m समेशन mi yi i इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। इसी तरह से ZCM लिखिए m1 z1 प्लस m2 z2 और तुम भी लोला में हो ना, कितना है? लिख लिया आप लोग? तो सेंटर ऑफ मास का ये जो टर्म है नोट में लिखिएगा, MI RI का समेशन इक्वल टू ये होता है 0। किसके अबाउट? विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ। इसके अबाउट ना RCM हुआ। अगर हम इस सेंटर ऑफ मास के ही अबाउट लें तो क्या होगा? तो लिखेंगे, इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ मास। इसको क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ मास। यहां पे R कहां से लिया गया है? सेंटर ऑफ मास से। मोमेंट ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इसको याद रखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब पढ़ेंगे उस समय काम आएगा। सेकेंड में लिखिएगा। अब एक चीज समझिएगा, जो किसी भी सिस्टम का, मान लीजिए हम बॉडी हैं, हमारा सेंटर ऑफ मास यहाँ लाइज करता है, ठीक। अगर हम रेफरेंस फ्रेम उसको लेते हैं तो इससे हो सकता है
1 मीटर राइट होगा, अगर ग्राउंड को लेंगे तो 1 मीटर अप होगा, और अगर रूफ को लेते हैं तो 2 मीटर डाउन होगा। लेकिन सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या चेंज हो रहा है? आंसर चेंज हो रहा है, आंसर चेंज हो रहा है, लेकिन उसका पोजीशन जो है चेंज नहीं हो रहा है। कहने का मतलब है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में आई बात? तो आप लिखोगे सेकंड पॉइंट, सेंटर ऑफ मास डज नॉट डिपेंड on the origin of frame of reference. अगर ये जैसे बॉडी था, इस बॉडी के हर एक पॉइंट पे अगर g का वैल्यू सेम है, मतलब g यूनिफॉर्म है, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? सेम होगा। लेकिन अगर हिमालय को लिया जाए, यानी बिग स्ट्रक्चर को लिया जाए, तो उसकी हाइट है 8400 मीटर, तो जी जो है, आप ग्रेविटेशन में पढ़ोगे, जी का वैल्यू हाइट के साथ चेंज करता है, तो जी वैल्यू यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास क्या होगा? दोनों डिफरेंट पॉइंट हो जाएगा। लेकिन अगर जी का वैल्यू यूनिफॉर्म है एवरीवेयर, तो लिखेंगे इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी is uniform over the whole body, then position of center of mass and center of gravity lies at one point. तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालने के लिए क्या सब आपको चाहिए? हर एक पार्टिकल का मास चाहिए, और क्या चाहिए? उसका कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो पोजीशन वेक्टर भी निकाल सकते हैं। ये जो टर्म है नोट में लिखिएगा, MIRI का समेशन इक्वल टू ये होता है 0। किसके अबाउट? इसके अबाउट ना RCM हुआ। अगर हम इस सेंटर ऑफ मास के ही अबाउट लें तो क्या होगा? तो लिखेंगे, इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ मास। इसको क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ मास। यहां पे R कहां से लिया गया है? सेंटर ऑफ मास से। मोमेंट ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इसको याद रखिएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब, तो कंप्लीट इमेज आपको मिल जाएगी। तो ये वाई एक्सिस के सिमेट्री है। या अगर तुम ये मीडियन लो, या ये हर एक मीडियन के सिमेट्रिकल है, तो तीनों मीडियन जहां कट करेगा वही इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन होगा। लिखो यहाँ पे लिखो, नीचे में लिखोगे
center of mass lies at the intersection of its three medians. Center of mass lies at the intersection of its three medians. अब देखो, ये डी, ये एक चीज देखो, मान लो ये दो वायर है, इसका भी मास m है, l है, इसका भी मास m है, l है। अच्छा एक बात बताओ, ये मासलेस रॉड है और इसका भी एक यहाँ पे एक बॉब लगाए हैं, इसका 5 kg है और इसका भी 5 kg है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? दोनों के बीच में होगा। अगर ये मान लो 6 है तो इधर होगा 3 मीटर, इधर होगा 3 मीटर। उसी तरह से देखो, अभी हमने रॉड का देखा है, ये L है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? L/2 0, मान लो ये X है और ये Y है, इसका भी कहाँ होगा? मिडिल में 0 L/2 पे। और इस पार्टिकल का मास कितना मानेंगे? जितना इस रॉड का मास है इसका कितना मानेंगे? अब इस दोनों को मिला दो तो ये दो पार्टिकल हुआ, दोनों पार्टिकल का मास सेम है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इस दोनों के मिडिल में। तो सेंटर ऑफ मास लाइज आउटसाइड द बॉडी, नहीं हुआ? तो ये हो जाएगा, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा L/4 हो जाएगा। ये देखोगे ऐसे तो इसका आधा L/4, इसका आधा L/4 पे फिगर बनाइए। अभी तक देख रहे थे सब इनसाइड है, ये सेंटर ऑफ मास क्या है? आउटसाइड है। सेंटर ऑफ मास लाइज आउटसाइड इट का मतलब है ये L शेप जो है, L शेप है ना। नेक्स्ट लिखिए, the center of mass always lies on the axis of symmetry of the body, if it exists, उसके बाद लिखेंगे for a body in which there are two or more axes of symmetry, then the center of mass lies at their point of intersection. Then their center of mass lies at the point of intersection. ठीक है।
ये देखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। मान लिया जाए ये एक पार्टिकल है m1, एक पार्टिकल ये है m2। इसको मान लो m1 और m2 के बीच का डिस्टेंस r है। इसको ओरिजिन हम मान रहे हैं, m1 ओरिजिन पे है और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, r0। नहीं, तो y1 और y2 क्या है, 0। तो YCM क्या होगा, 0। Z भी क्या होगा, 0। तो आप देखोगे यहाँ पे YCM भी 0 होगा और मतलब x एक्सिस पे ही लाइज करेगा। सेंटर ऑफ मास किस एक्सिस पे लाइज करेगा, तो XCM जो लिखेंगे वो लिखेंगे m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2। तो ये तो 0 हो जाएगा, x1 0 है, प्लस m2 r बाय m1 प्लस m2। तो XCM इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू r। ये XCM जो होगा वो लेस देन इक्वल टू r होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू r होगा। ये डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो XCM लेस देन r होगा, मतलब 0 से लेकर के r के बीच में कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। मतलब इसका ये मतलब हुआ जो सेंटर ऑफ मास जो लाइज करेगा वो 0 से लेकर के r के बीच में करेगा। कहने का मतलब है अगर टू पार्टिकल सिस्टम है तो दोनों पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए तो इसी के बीच में कहीं होगा। तो आप लिखिएगा द सेंटर ऑफ मास, the center of mass of two particle system lies on the straight line, joining the two particles, m1 m2 r दिया हुआ होगा तो XCM का लोकेशन मालूम हो जाएगा। तो मान लो सेंटर ऑफ मास का ये आता, ये लोकेशन है सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास को ही हमने ओरिजिन मान लिया। तुम लोग दूसरा फिगर बनाओगे, अब हमने क्या किया, ये बना सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन ले लिया और इसको सेंटर ऑफ मास से m2 का डिस्टेंस r2 है और सेंटर ऑफ मास से m1 का डिस्टेंस r1 है, तो कोऑर्डिनेट माइनस r1 0 हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ, तो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे ये। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या है? 0 m1 माइनस r1 प्लस m2 r2 बाय m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 इंटू 0 0 हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ पे क्या होगा? ये हो जाएगा m1 r1 इक्वल टू m2 r2 होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इससे मल्टीप्लाई करोगे 0 होगा, उसके बाद ये यहाँ माइनस है तो उसको उधर ले जाएंगे प्लस ये। नोट कर लिए। और दूसरा इक्वेशन है r इक्वल टू कितना? r1 प्लस r2। फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां से इक्वेशन 1 से हम क्या देख रहे हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए, m इंटू आर का प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट है, ये हो गया कांस्टेंट। तो r इक्वल टू क्या होगा? r इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m। मतलब क्या? अगर मास अधिक रहेगा तो r क्या होगा? कम रहेगा। अगर मान लो ये 1 kg है, ये 100 kg है, तो सेंटर ऑफ मास किधर रहेगा? 100 kg के पास होगा। जिसका मास अधिक रहेगा सेंटर ऑफ मास उसी के तरफ होगा। अब देखो यहां से अगर r इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है ये, हाँ, तो हम यहां से अगर r1 लिखना चाहते हैं तो क्या होगा? r1 लिखेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है, तो ये होगा m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू टोटल r। अब ये कितने बच्चे को समझ में आया नहीं आया हमको नहीं पता है, आप बोलेंगे। ये समझ में आई? सही सही बोलिएगा, बहुत कोई जरूरी नहीं है सभी को समझ में आया हो। ये वाला, इस दोनों इक्वेशन से तुम निकाल सकती हो। हम r1 निकाले हैं ना, m1 r1 इक्वल टू m2, और यहां से r2 को क्या लिखोगे? r माइनस लिखेंगे, r1 को इधर ले आ तो क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 r1, और ये क्या हो जाएगा? m2r। तो r1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? m2r बाय m1 प्लस m2। लिख लीजिए आप लोग, यहां से r1 इक्वल टू हो जाएगा m2 बाय m1 प्लस m2। ये एक मैथमेटिक्स है जो हर हमेशा यूज किया जाता है। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा तो ये होगा, ये r1 हुआ। और r2 लिखोगे तो क्या होगा? r1 में ऊपर में m2 आया है, और r2 लिखोगे तो ऊपर में m1 आएगा, नीचे में वही आएगा, सम ही आएगा, और यहां पर भी r ही आएगा। इस दोनों को डिवाइड करोगे तो m2 बाय m1 आ जाएगा। यहीं से r1 बाय r2 लोगे तो क्या होगा? m2 बाय m1। मतलब r1 इक्वल टू m2 बाय सम इंटू दोनों के बीच का सेपरेशन। r2 लेंगे तो m1, दोनों का सम, दोनों पार्टिकल के बीच का सेपरेशन। लिख लिए, इस दोनों को लिख लिए। मतलब ये हुआ, यहां से ये हुआ r1 और ये हुआ r2। r1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये होगा m2 बाय सम ऑफ द मासेस इनटू सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल्स, और यहाँ पे r2 जो होगा वो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। r2 होगा तो m1 सम ऑफ द मासेस और सेपरेशन बिटवीन
जैसे देखो एक चीज मैं और बता देता हूं, जैसे V इक्वल टू आई आर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या क्या कांस्टेंट होता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो I जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा, V कांस्टेंट। मान लो दो रेजिस्टेंस है तो दो करंट होगा, दो रेजिस्टेंस होगा, तो I1 क्या लिखोगे? ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो ये हो जाएगा R2 बाय R1 प्लस R2 बाय टोटल करंट, और I2 क्या होगा? R1 बाय R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट। ये एक मैथमेटिक्स है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो इस तरह से काम करेंगे, समझ आए? लिखोगे सेंटर ऑफ मास ऑफ ए कंटिन्यूअस सिस्टम center of mass of a continuous system. आप एक चीज देखो, जैसे सेंटर ऑफ मास को कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं MI RI बाय समेशन ऑफ MI, इसी को कैपिटल M भी लिख देते हैं। हाँ, ये MI क्या है? MI को क्या? मास ऑफ ith पार्टिकल, मास ऑफ ith पार्टिकल, और RI क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल। लिखिए ये देखिए एक कंटिन्यूअस बॉडी है, तो यहाँ पे एक पार्टिकल लेते हैं, है ना? तो यहाँ पे कंटिन्यूअस बॉडी में पार्टिकल कैसा लेंगे? डिफरेंशियल लेंगे। कंटिन्यूअस सिस्टम, इसका मान लो मास m है, तो एक पार्टिकल जो ith पार्टिकल लोगे उसका मास क्या लोगे? डिफरेंशियल मास लोगे, और इसका पोजीशन वेक्टर R ले रहे हैं, ये R है। यहां पे मान लो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे, ये है RC। तो यहां पे अभी हम क्या किया, ith पार्टिकल का कंटिन्यूअस सिस्टम में क्या लेंगे? डिफरेंशियल मास। और कंटिन्यूअस, ये समेशन जो है ये डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए आता है, कंटिन्यूअस पार्टिकल के लिए सम, इंटीग्रेशन का मतलब सम होता है, सम ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो आप RCM जो लिखोगे यहाँ पे, समेशन को रिप्लेस करेंगे इंटीग्रेशन से, ये हो गया DM, और DM का पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM। ये यहां पे लिखिएगा DM का इंटीग्रेशन इज नॉट इक्वल टू M फॉर नॉन यूनिफॉर्म बॉडी। फॉर नॉन यूनिफॉर्म बॉडी, लेकिन इक्वल टू M होगा फॉर यूनिफॉर्म बॉडी।
अगर कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखे हैं फॉर यूनिफॉर्मिटी, फॉर कैसा बॉडी है, तो डीएम का इंटीग्रेशन को क्या लिखेंगे, क्या लिखोगे, एम लिखोगे ना। अच्छा, अब हम ये कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखते हैं। अगर मान लो इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड और इसका कोऑर्डिनेट है एक्स सी एम, वाई सी एम, जेड सी एम, तो एक्स सी एम इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे तो ये हो जाएगा डी एम एक्स बाय डीएम का इंटीग्रेशन को आप कभी भी एम मत लिखोगे, ये गलती नहीं करोगे। हम जिसको कहते हैं गलती नहीं करोगे बच्चे वही गलती करते हैं। हाँ सुनिए, 1.5 पे छोड़ दीजिए स्टैंडर्ड रिजल्ट के लिए, ऊपर में लिख लीजिए स्टैंडर्ड रिजल्ट और उसके बाद 1.5 पे छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, ये मान लीजिए है 2 kg और ये है 4 kg। और ये है 6 मीटर। लिखेंगे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ तो जो अधिक जिसका मास है उधर लाइज करेगा, ये हुआ सेंटर ऑफ मास। इसको R1 कहे, इसको R2। तो R1 इक्वल टू क्या होगा M2, इसको कहेंगे M1, इसको कह रहे हैं M2। तो ये होगा M1 प्लस M2 इंटू R। तो ये हो गया 4/6 इंटू 6। R1 हुआ 4 और R2 कितना हो जाएगा M1 2/6 इंटू 6, ये हुआ 2 मीटर। समझ में आई? हैं? वैसे भी आप जानती हो M1 R1 इक्वल टू M2 R2। ये है 2 R1 इक्वल टू 4 R2। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा। और इस दोनों का सम भी कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। समझ में आई? नहीं आई? ये ओरिजिन है, ये 4 kg है, ये भी 4 kg।
Find the center of mass of the system. मान लो ये ओरिजिन है, ये ए है, ये बी है। ट्रायंगल ओ ए बी है, ओ को ओरिजिन लिया है, एक्ससीएम निकालेंगे तो लिखेंगे m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। इसको m1 कह रहे हैं, इसको m2 कह रहे हैं और इसको m3 कह रहे हैं। तो ये हो जाएगा 0, इसका भी कितना हो जाएगा, सॉरी इसका हो जाएगा 4 इंटू 3 प्लस ये तो 0 हो जाएगा बाय टोटल कितना हो गया 6 4 10 12 बाय 10 यानी 5 बाय 6 6 बाय 5 मीटर 1.2 मीटर है ना होगा। YCM लिखेंगे तो यहाँ पे y भी 0 है तो ये 0 हो गया, इसका y 0 है तो 0 हो गया, ये 4 है 4 इंटू 4 बाई 10 तो ये हो जाएगा 16 बाई 10 8 बाय 5। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, M2 3 kg और M3 4 kg। Find the center of mass। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये है 60 तो x होगा, x कोऑर्डिनेट होगा इसका a cos 60 और y कोऑर्डिनेट क्या होगा a sin 60। तो ये हो गया a बाई 2 और ये हो गया √3 बाई 2a। तुम बनाई अभी लिख XCM M1 x1 0 M2 3 x2 है यहाँ पे a 0 3 इंटू a प्लस 4 a बाय 2 बाय 8 ना, तो ये हो गया 5a बाय 8 YCM M1 Y1 तो y1 तो 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, इसका y2 भी 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा और 4 ये होगा √3a बाय 2 बाई 8 तो ये हो गया 2 तो ये हो जाएगा √3a बाय 4। सभी का पहले कोऑर्डिनेट लिखना है और तब जा करके काम करना है। x एक्सिस पे y 0 होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है। हो गया, अब आइए नोट कर लिया आप लोग। कल जो है इधर इस साइड का
लिखेंगे ये यूनिफॉर्म रॉड है, इसका आपका निकालना है। इसका आंसर हम लोग को पता है, ये ओरिजिन है, ये थिन यूनिफॉर्म रॉड है, मतलब y बहुत नेग्लिजिबल है। इसका मास m है, लेंथ l है, और ये यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म थिन रॉड है। फाइंड इट्स सेंटर ऑफ मास, ये ओरिजिन है। प्रोसीड्योर क्या करते हैं वो आप कंटिन्यूस सिस्टम के लिए प्रोसीड्योर क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं, उसका मास कितना लेते हैं डिफरेंशियल में। तो एक हमने मास, ये एक एलिमेंट लिया, इसको पार्टिकल कहेंगे, ऑरिजिन से कितने डिस्टेंस पे लिया, x डिस्टेंस पे, और ये इसका dx है, और इसका मास हमने लिया dm। आप लोगों को 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल में ये बताए हैं लैम्डा होता है क्या, dm/dl, सिग्मा होता है dm/da, बताए हैं कि नहीं बताए हैं, dm/dv। यह है लीनियर डेंसिटी, यह है सरफेस डेंसिटी, यह है वॉल्यूम डेंसिटी। बताए हैं या नहीं बताए हैं? कोई कुछ बोल नहीं रहा है, नहीं बताए हैं? नहीं बताए हैं तो लिख लीजिए, ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए है, किसी के लिए भी आप लिख सकते हो, फॉर ऑल। अगर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म के केस में इसको हम लोग m/l भी लिख सकते हैं, सिग्मा को मास पर यूनिट एरिया भी लिख सकते हैं, और रो को मास पर यूनिट वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लेंथ, यहाँ पे लेमडा क्या होगा सो बताओ, मास dm/dx, काहे कि लेंथ के जगह कितना लिया है dx ना, तो dm इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू, और चूंकि ये यूनिफॉर्म है तो लैम्डा को हम क्या लिखेंगे, लैम्डा को मास पर यूनिट लेंथ भी लिख सकते हैं, इसका मास m है, लेंथ l है, तो लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो लिख ही सकते हैं, यूनिफॉर्म है तो ये भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ, तो xcm क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म है तो 1/m लिखेंगे, इंटीग्रेशन dm इंटू x, और ये इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा L0, तो यहाँ पे 1/m, ये हो जाएगा लैम्डा dx इंटू x। लैम्डा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या, कांस्टेंट है, तो लैम्डा को बाहर निकाल लेंगे। अगर लैम्डा कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर अगर यूनिट लेंथ का मास हर एक जगह सेम होगा तब तो लैम्डा कांस्टेंट होगा। मान लो इसका 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे मास आया 100 ग्राम, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का आया 150 ग्राम, तो यूनिफॉर्म हुआ नहीं हुआ। तो ये हो गया x dx। अब एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक चूज कर सकते हो, या तो यहाँ चूज कर सकते हो या यहाँ चूज कर सकते हो। तो इसका लोअर लिमिट क्या होगा 0, अपर लिमिट क्या होगा l, समझ में आई, लोअर लिमिट ऑरिजिन, अपर लिमिट a का कोऑर्डिनेट क्या होगा L0, 1/m, लैम्डा क्या होगा मास पर यूनिट लेंथ, x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा खुशी, राइट, x² 2 को बाहर ले लेते हैं, और ये हो गया 0 से l, m कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/2l। अब देखिए
नेक्स्ट देखो, इसको इंटीग्रेशन से नहीं बनाना है, इसको पार्टिकल सिस्टम से बनाना है। क्या है कि आप जानते हो जो रॉड को हम पार्टिकल ट्रीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये मान लो x है, ये y है, दोनों का मास सेम है, लेंथ सेम है, यूनिफॉर्म है, ऑरिजिन ये है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसके मिडिल में। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? L/2 0। और ये जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका मास कितना मानेंगे? जितना पूरे रॉड का है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसके मिडिल में। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 L/2। और इस पार्टिकल का मास कितना मानेंगे? जितना रॉड का है। नहीं, अब ये रॉड नहीं रहा, अब ये पार्टिकल सिस्टम बन गया। अब ये दोनों पार्टिकल का मास सेम है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसके मिड पॉइंट पे। थ्योरी में भी बताए थे। तो XCM कितना होगा? M1x1 प्लस M2x2y, M1 प्लस M2। M1 है M, L/2, ये है 0/2M। तो कितना हो गया? L/4। YCM M1y1 प्लस M2y2 बाय M1 प्लस, ये रॉड 1 है, ये 2 है, तो Y1 ये हुआ 0, Y2 हुआ L/2। तो ये हो गया M इंटू 0 प्लस M इक्वल L/2/2M। ये हो गया L/4। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हो गया L/4, L/4। varies as lambda equal to kx, where k is constant, where k is constant, and x is the distance of element of the rod. Then find the coordinate of center of mass. Then find the coordinate of center of mass. तो XCM क्या लिखेंगे? ये लैम्डा यहाँ पे कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है, तो नीचे में m नहीं लिख सकते। dm x का इंटीग्रेशन, dm का इंटीग्रेशन को m नहीं लिख सकते हैं, काहे कि यूनिफॉर्म नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म बॉडी के को dm को m नहीं लिख सकते। ये ऑरिजिन है, ये एलिमेंट लिया और यहाँ से x है और ये डिस्टेंस dx, ये है dm और dm होगा लैम्डा इंटू dx। लेकिन लैम्डा यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। तो यहाँ पे dm के जगह क्या लेंगे? k
एक्स डी एक्स और इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाय ये होगा डीएम कितना होगा लेमडा एक्स, तो लेमडा लेमडा का मतलब के एक्स डी एक्स 0 से L 0 से L। अब के कांस्टेंट है तो के को बाहर कर सकते हैं और एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन 0 से L बाय के एक्स डी एक्स 0 से L, के कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके बताइए कितना है। ये हो जाएगा L क्यू बाई 3 और ये हो जाएगा L स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 2/3L। ठीक, यहीं पे स्टॉप करता हूँ।